देखते हैं बेटा, अभी स्टार्ट करते हैं अपन तो, है ना। एक स्लाइड में शेयर करूंगी, अभी और आ जाए। आज इतने से नहीं कैसे आए, है ना। मैं एक बार मैसेज भेज देती हूँ। अभी मैसेज भेज रहे हैं बेटा आपको एक, है ना, मैंने भेजा भी था। अच्छा बेटा, अपन स्टार्ट करते हैं। जल अवशोषण। आज कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अपन? जल अवशोषण, मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन का कर रहे हैं अपन। तो मैं एक स्लाइड आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो स्लाइड है, ये दिख रही होगी बेटा। जल अवशोषण, तो जल जीव द्रव्य का सबसे प्रमुख घटक होता है और पौधों में कुल ताजा भार, फ्रेश वेट का लगभग 90% तक जल होता है। तो शाकीय व जलीय पादपों में जल की मात्रा अधिक होती है, परंतु काष्ठीय पौधों में जल की मात्रा 50% तक कम होती है। तो अपन देखते हैं कोशिकाओं में सभी उपापचय क्रिया जलीय माध्यम में होती हैं। तो जल के कारण ही कोशिकाओं में स्फीति बनी रहती है, जिससे इनकी वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त खनिज लवणों का अवशोषण जल में विलयन के रूप में होता है। तो स्थलीय पौधों के लिए मृदा मृदा जल का प्रमुख स्रोत है, जहां से जड़ तंत्र द्वारा ये इसका अवशोषण करते हैं। तो अभी साक्षी भी आई है, इनको भी मैंने एडमिट कर दिया है। अब बात करते हैं मृदा जल सॉइल वाटर की, है ना, सॉइल वाटर की। तो पौधे जल का अवशोषण मृदा से करते हैं और मृदा जल का प्रमुख स्रोत वर्षा होता है। तो वर्षा का कुछ जल मृदा में प्रवेश करने के बजाय बहकर बहकर तालाब, पोखर, नदी या समुद्र में पहुंच जाता है। इस जल को अपवाहित जल, रन अवे वाटर कहते हैं। शेष जल जो छिद्रों द्वारा रिस कर परकुलेट होकर मृदा में प्रवेश करता है, मृदा जल कहलाता है, सॉइल वाटर कहलाता है। और मृदा में ये जल विभिन्न अवस्थाओं में रहता है। तो पहला है बेटा ग्रेविटेशनल वाटर, दूसरा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, तीसरा है कैपिलरी वाटर, एंड द फोर्थ वन इज केमिकली बाउंड वाटर, एक है वाटर वेपर्स। तो कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? जल अवशोषण। तो मृदा में जल विभिन्न अवस्थाओं में रहता है। पहला है बेटा गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर। तो यह जल मृदा कणों के मध्य के रंध्र अवकाशों, पोर स्पेसेस से होकर गुरुत्वीय बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गहराई में चला जाता है। और यह जल ग्रेविटेशनल वाटर भूमि के आंतरिक भाग में भूम जल, ग्राउंड वाटर के रूप में जल स्तर वाटर टेबल बनाता है। तो चूंकि पौधों की जड़ें इतनी गहराई तक वृद्धि नहीं कर सकती, इसलिए यह ग्रेविटेशनल वाटर पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। दूसरा है आर्द्रता जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो अपन कह सकते हैं जल की कुछ मात्रा मृदा कणों की सतह पर चारों ओर एक पतली परत के रूप में चिपकी रहती है अथवा अधिशोषित होती हैं। तो यह जल मृदा कणों के साथ आसंजन एडिशन एंड कोहेजन बलों के कारण अत्यंत दृढ़ता से लगा रहता है, इसलिए पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। तो बेटा अपन किसकी बात कर रहे हैं आज? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो उसके लिए मैं एक स्लाइड आपको शेयर कर रही हूँ।
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो अपन ने किसकी बात करी? कैपिलरी वाटर की बात करते हैं, केशिका जल। तो वह जल जो मृदा कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थानों में भरा रहता है तथा स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है, केशिका जल कैपिलरी वाटर कहलाता है। और यह जल मतलब कैपिलरी वाटर पौधों को उपलब्ध रहता है तथा पौधों की जल आपूर्ति इसी जल से होती है। एक अपन बात करते हैं रासायनिक बद्ध जल, केमिकली बाउंड वाटर। तो कुछ जल मृदा कणों के साथ रासायनिक बंध के द्वारा भी बंधा रहता है, इसे केमिकली बाउंड वाटर कहते हैं। और यह जल पौधों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है जल वाष्प, वाटर वेपर्स। तो मृदा सतह के नीचे ताप के कारण जल की कुछ मात्रा वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार मृदा अवकाशों में उपस्थित वायु में जल वाष्प उपस्थित होती है। तो अपन ये डायग्राम जिसका देख रहे हैं, एक तो है बेटा चित्र में दिखाया है मृदा जल की विभिन्न अवस्थाएं। दिस इज द ग्रेविटेशनल वाटर and this is the capillary water diagram. This is the hygroscopic water and the chemically bound water या chemically bound water. तो मृदा में उपस्थित संपूर्ण मृदा जल को संयुक्त रूप से होलार्ड कहते हैं। मृदा में उपस्थित संपूर्ण मृदा जल को संयुक्त रूप से होलार्ड कहते हैं। इसमें से जल की वह मात्रा जो पौधों को अवशोषण के लिए उपलब्ध होती है उसे क्रेसार्ड अथवा मृदा जल अथवा प्राप्य मृदा जल अवेलेबल वाटर अथवा प्राप्य मृदा जल अवेलेबल वाटर कहते हैं। तो मृदा में उपस्थित संपूर्ण मृदा जल को संयुक्त रूप से होलार्ड कहते हैं। और इसमें से जल की वह मात्रा जो पौधों को अवशोषण के लिए उपलब्ध होती है उसे क्रेसार्ड कहते हैं अथवा अवेलेबल वाटर कहते हैं। अब बात करते हैं मृदा जल धारिता फील्ड कैपेसिटी की। तो ग्रेविटेशनल वाटर के रिस्कर जल स्तर वाटर टेबल में पहुंचने के पश्चात मृदा में बचे शेष जल की मात्रा को मृदा जल धारिता फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। अर्थात वह जल की अधिकतम मात्रा जो मृदा के इकाई शुष्क भार द्वारा गुरुत्व जल बह जाने के पश्चात अधिग्रहित होती है। मृदा अधिग्रहित होती है मृदा जल धारिता कहलाती है। तो मृदा जल धारिता किसको कहते हैं कि वह जल की अधिकतम मात्रा जो मृदा के इकाई शुष्क भार द्वारा गुरुत्व जल बह जाने के पश्चात अधिग्रहित होती है, मृदा जल धारिता कहलाती है। इसका मान मृदा में उपस्थित केशिका जल कैपिलरी वाटर तथा हाइग्रोस्कोपिक वाटर के योग के बराबर होता है। तो जल धारिता की गणना वर्षा या सिंचाई के 1 या 2-3 दिनों पश्चात की जाती है। मृदा जल धारिता की स्थिति के पश्चात मृदा में दिया गया अतिरिक्त जल मृदा में नमी की मात्रा नहीं बढ़ाता है, क्योंकि यह अतिरिक्त जल रिस कर नीचे जल स्तर में चला जाता है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं आज? वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब absorption and transport of water. So we see in actively growing plant tissues, the water continues as much as 85 to 95% of their fresh weight. Soil which provides anchorage to the plant is also the reservoir of water and minerals. Water is absorbed by the roots of the plant from the soil, and then the water moves upward to different parts through xylem. अपन जानते हैं बेटा, water is absorbed by the roots of the plant from the soil, and then this water which is absorbed by the roots of the plant, it moves upward to different parts through xylem. However, most of the water absorbed by the roots is lost
through the aerial parts, especially the leaves. So the water must be supplied continuously. अब बात करते हैं what are the sources of water. The principal source of soil water is rain or precipitation. Some of the rainwater runs off the surface due to the natural slopes and gets collected in water reservoirs such as lakes, rivers, ponds, etc. It is called as runaway water and is not available to the plants. So the rest of the water which is held by the soil particles occurs in the following forms. तो अपन ने किसकी बात की थी? ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, crystalline water. So what is gravitational water? After heavy rainfall, an appreciable amount of water moves deep down the soil due to the gravitational force. अपन देखते हैं जब बहुत अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो जो वाटर होता है वो the water moves deep into the soil because of the gravitational force and it is called as gravitational water. So this gravitational water accumulates in the deep situated zone of the earth called as the water table or ground table. And now what is capillary water? This capillary water is held by thin capillaries, that is pore spaces formed by the soil particles after the movement of gravitational water has stopped. Now the hygroscopic water, so the water held tightly in the form of thin film around the soil particles is called as hygroscopic water. अब मैं फिर से वो स्लाइड आपके साथ शेयर कर रही हूँ. फिर से एक स्लाइड, रुको बेटा, एक स्लाइड आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसको अपन कर रहे थे. ठीक है, तो अपन ने किसकी बात कर रहे थे? फील्ड कैपेसिटी. तो फील्ड कैपेसिटी की बात कर रहे हैं. तो मृदा की, अपन किसकी बात कर रहे हैं? फील्ड कैपेसिटी. तो मृदा की जल धारिता मिट्टी के कणों के आमाप पर निर्भर करती है. रेत के कणों को आमाप बड़ा होने के कारण इनमें पोरसनेस अधिक होती है. तो रेत के कणों का आमाप बड़ा होने के कारण इनमें छिद्रता, पोरसनेस अधिक होती है और सिंचाई करने पर जल इन छिद्रों से होकर नीचे चला जाता है. इसलिए ऐसी मृदा की जल धारक क्षमता कम होती है. इसके विपरीत चिकनी मिट्टी के कण आकार में बहुत छोटे होते हैं. बेटा जो चिकनी मिट्टी होती है उसके कण, चिकनी मिट्टी के कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, 0.002 मिलीमीटर से कम होते हैं, जिससे इसमें छिद्रता बहुत कम होती है. परंतु कणों के मध्य अधिक केशिका अवकाश उपस्थित होते हैं. अब इसे संचित करने पर सभी केशिका अवकाश जल से भर जाते हैं तथा छिद्र कम होने के कारण पानी कम रिसता है. इस प्रकार ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है और दोमट मृदा में कणों का आकार मध्यम होता है. इसलिए ऐसी मृदा की जल धारिता रेतीली तथा चिकनी मृदा के मध्य की होती है. इस प्रकार विभिन्न प्रकार की मृदा की जल धारिता क्षमता भिन्न भिन्न होती है. अब बात करते हैं परमानेंट बिल्डिंग परसेंटेज, स्थायी ग्लानी प्रतिशत. परमानेंट बिल्डिंग परसेंटेज क्या होती है? तो पत्तियों व अन्य मुलायम वायवीय ऊतकों की स्थिति समाप्त होने की स्थिति को बिल्डिंग कहते हैं. बिल्डिंग किसे कहते हैं? ग्लानी किसे कहते हैं? पत्तियों व अन्य मुलायम ऊतकों की स्थिति समाप्त होने की स्थिति को बिल्डिंग कहते हैं. और स्थिति समाप्त होने पर पत्तियां मुरझाकर लटक जाती हैं. जैसे ही बेटा स्थिति समाप्त हो जाती है तो पत्तियां मुरझा जाती हैं और नीचे लटक जाती है. तो स्थिति समाप्त होने पर
पत्तियां मुरझाकर लटक जाती हैं और लिग्निन युक्त ऊतकों में ग्लानि लिग्निन युक्त ऊतकों में ग्लानि के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं तथा 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 दृढ़ पर्णी पादपों में मतलब स्क्लेरोफिलस पादपों में तुलनात्मक रूप से कम लक्षण दिखाई देते हैं। तो जो बिल्डिंग है ग्लानि है 3 प्रकार की होती है। एक तो है इंसिपिएंट बिल्डिंग, एक है बेटा टेम्परेरी बिल्डिंग अस्थायी ग्लानि, एक है परमानेंट बिल्डिंग। तो बिल्डिंग इज ऑफ 3 टाइप्स, इंसिपिएंट बिल्डिंग, टेम्परेरी बिल्डिंग तथा permanent building. So we are talking about the absorption of water in the plants. We are talking about the absorption of water in the plants. So water absorbing organs of the plant. So terrestrial plants obtain their major water supply from the soil. Most part of water is absorbed by the younger parts of the root system, and the most of the water is absorbed by the younger parts of the root system. So the roots are differentiated into the following regions or zones. First is the root cap or calyptra. Second is the meristematic region or growing point, and the third is the region of elongation. Fourth, root hair zone, and the region of mature cells. So now I share a slide with you again. अपन किसकी बात कर रहे हैं अब? इंसिपिएंट बिल्डिंग की, प्रारंभिक बिल्डिंग की। तो प्रारंभिक ग्लानि में, इंसिपिएंट बिल्डिंग में स्थिति समाप्ति के प्रारंभिक लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और यह इंसिपिएंट बिल्डिंग दोपहर के समय होती है। मतलब जो प्रारंभिक बिल्डिंग है वो दोपहर के समय होती है, जिसमें मेसोफिल सेल्स पर्णमध्यूतक कोशिकाएं ट्रांसपिरेशन में जल का ह्रास अवशोषण दर से अधिक करती हैं। मतलब क्या होता है, इंसिपिएंट बिल्डिंग में जो पर्णमध्यूतक कोशिकाएं हैं वो ट्रांसपिरेशन में, वाष्प उत्सर्जन में जल का ह्रास अवशोषण दर से अधिक करती है, अर्थात ट्रांसपिरेशन रेट एब्जॉर्प्शन रेट अवशोषण दर से अधिक होती है और यह स्थिति शीघ्र ही समाप्त हो जाती है क्योंकि मृदा में जल की कमी नहीं होती है। अपन दूसरी बात करते हैं टेम्परेरी बिल्डिंग, अस्थायी ग्लानि। तो टेम्परेरी बिल्डिंग में पत्तियां व शाखाएं दोपहर में मुरझाकर लटक जाती हैं। मतलब टेम्परेरी बिल्डिंग में क्या होता है, पत्तियां लीव्स व ब्रांचेस दोपहर में, आफ्टरनून में मुरझाकर लटक जाती है क्योंकि ट्रांसपिरेशन में अत्यधिक जल का ह्रास होता है। तो पत्तियां व शाखाएं क्यों मुरझा जाती हैं? क्योंकि जब ट्रांसपिरेशन होता है पत्तियों के द्वारा तो अत्यधिक जल का ह्रास होता है, वाटर लॉस ज्यादा होता है तथा मूल रोम क्षेत्र में जल की न्यूनता के कारण जल अवशोषण दर कम हो जाती है। तो आधारी पत्तियां पहले मुरझाती हैं। जो आधारी पत्तियां हैं बेटा पहले मुरझाती हैं, जबकि ऊपरी पत्तियों का परासरणी दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होने के कारण तथा कोशिकाओं का आकार छोटा होने के कारण ये जल अवशोषित करती रहती है तथा इनकी स्फीति बनी रहती है। तो कुछ घंटों के बाद ट्रांसपिरेशन रेट कम होने पर स्थिति सामान्य हो जाती है। अब बात करते हैं स्थायी ग्लानि, परमानेंट बिल्डिंग क्या होती है? तो वायवीय अंगों की स्फीति समाप्त होने पर यदि पादप ऊतक अपनी स्थिति वापस प्राप्त करने में असमर्थ हो तो इसे स्थायी बिल्डिंग कहते हैं। तो परमानेंट बिल्डिंग का प्रथम लक्षण प्राप्त होते ही यदि मृदा में बाहर से जल की आपूर्ति तुरंत कर दी जाए तो पादप पुनः स्फीति प्राप्त कर सकता है, लेकिन कुछ समय पश्चात जल की बाह्य आपूर्ति से भी पुनः स्फीति प्राप्त करना असंभव होता है
और परमानेंट बिल्डिंग के पश्चात भी मृदा में कुछ जल बना रहता है, तो मृदा जल की वह प्रतिशत मात्रा जो स्थायी ग्लानि के लक्षण प्रकट होने के कारण उपस्थित होती है, परमानेंट बिल्डिंग परसेंटेज कहलाती है। इसे परमानेंट बिल्डिंग कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो स्थायी स्थायी ग्लानि परमानेंट बिल्डिंग प्रतिशत को मृदा का लक्षण माना जाता है। अब बात करते हैं वाटर एब्जॉर्बिंग सिस्टम, जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया। तो अभी आपको ये भी देखना बेटा, ये डायग्राम्स है। दिस डायग्राम शोज द मूल शीर्ष। तो मूल शीर्ष रूट टिप किसमें डिवाइडेड है? एक तो है रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन, रूट हेयर जोन और मैच्योरेशन जोन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जल अवशोषण तंत्र, वाटर एब्जॉर्बिंग सिस्टम। तो स्थलीय पादप जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। जड़ें शाखित तंत्र के रूप में मृदा में स्थापित होती है। कुछ पौधों में जड़ें मृदा में गहराई में स्थित होती है, जिससे ये मृदा के विभिन्न होराइजन्स के संपर्क में रहती हैं। तो इस प्रकार के पौधों को डीप फीडर्स, गंभीर भोजी भी कहते हैं। इसके विपरीत कुछ पौधों की जड़ें मृदा में गहराई में ना होकर सतह के कुछ नीचे तक ही फैली रहती हैं। इन्हें सरफेस फीडर्स कहती हैं। ये केवल सतही भाग से ही जल अवशोषण कर सकते हैं। तो जल अवशोषण की दृष्टि से अधिक विकसित तथा गहराई तक फैला हुआ मूल तंत्र अधिक लाभदायक होता है। तो जड़ के तरुण क्षेत्र मूल शीर्ष सक्रिय अवशोषण अंग का कार्य करते हैं। परिपक्व क्षेत्र की कोशिकाओं में लिग्निन व सुबेरिन के जमाव के कारण इनकी भित्तियां जल के लिए इम्परमेबल, अपारगम्य हो जाती हैं। इसलिए ये क्षेत्र प्रभावी जल अवशोषण में अक्षम होता है। असल तो मूल शीर्ष मैच्योर रीजन से पूर्व, मूल शीर्ष परिपक्व क्षेत्र से पूर्व 4 मुख्य क्षेत्रों में डिवाइड होता है, विभेदित होते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मूल शीर्ष दिखाया है, ये 4 रीजन्स में डिवाइडेड है। एक तो है रूट कैप, दूसरा है मेरिस्टेमेटिक जोन, विभज्योतक क्षेत्र, ठीक है। एक है सेल इलोंगेशन जोन। तो आप फर्स्ट देख रहे हो रूट कैप, दूसरा है मेरिस्टेमेटिक जोन, तीसरा है इलोंगेशन जोन, सेल इलोंगेशन जोन, चौथा है रूट हेयर जोन, ठीक है। और अपन को और दिखा रखा है मैच्योरेशन जोन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मूल गोप, रूट कैप। किसकी बात कर रहे हैं? यह है रूट कैप। रूट कैप बहुकोशिक टोपीनुमा संरचना होता है तथा मूल के शीर्ष पर स्थित होता है। और रूट कैप मूल गोप लगभग 1 मिलीमीटर लंबा पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं का क्षेत्र है, जो वृद्धि बिंदु को मृदा कणों से सुरक्षा प्रदान करता है। एक है विभज्योतक क्षेत्र। तो विभज्योतक क्षेत्र मूल गोप रूट कैप से ढका हुआ भाग है। और मेरिस्टेमेटिक जोन या विभज्योतक क्षेत्र की कोशिकाएं सघन साइटोप्लाज्म युक्त तथा समव्यासी व पतली भित्ति युक्त होती हैं। और ये कोशिकाएं विभाजनशील होती हैं, जिससे मूल गोप तथा मूल के आधारी भाग का निर्माण होता है। अब बात करते हैं सेल इलोंगेशन जोन, क्योंकि आप डायग्राम में देख रहे हो, दिस इज द सेल इलोंगेशन जोन। कोशिका दीर्घन क्षेत्र। तो वृद्धि बिंदु के ठीक पीछे स्थित भाग दीर्घन क्षेत्र कहलाता है। तो वृद्धि बिंदु के ठीक पीछे स्थित भाग इलोंगेशन जोन कहलाता है। और यह इलोंगेशन जोन कुछ मिलीमीटर लंबा होता है। और कोशिका दीर्घन क्षेत्र की कोशिकाएं
सेल इलोंगेशन जोन की कोशिकाएं दीर्घित तथा आंशिक विभेदन पार्शियल डिफरेंशिएशन दर्शाती हैं और यह भाग सेल इलोंगेशन जोन मूल की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। और अपन देख रहे हैं नेक्स्ट, मूल रोम क्षेत्र रूट हेयर जोन। तो जो रूट हेयर जोन है दिखाई दे रहा है डायग्राम में, दिस इज अ रूट हेयर जोन। तो अपन देखते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे मूल रोम क्षेत्र रूट हेयर जोन पाया जाता है। इस क्षेत्र की मतलब रूट हेयर जोन की कोशिकाएं जाइलम व फ्लोएम सहित विभिन्न ऊतकों में विभेदित होती है और रूट हेयर जोन में अनेक मूल रोम रूट हेयर उपस्थित होते हैं और मूल रोम अग्राभिसारी क्रम एक्रोपिटल ऑर्डर में उत्पन्न होते हैं तथा नष्ट होते रहते हैं क्योंकि इनका जीवन अल्पकालिक होता है। जैसे जैसे मूल की वृद्धि होती है शीर्ष की ओर नए मूल रोम विकसित होते रहते हैं। तो अपन क्या पढ़ेंगे, मतलब दिस इज द एब्जॉर्ब, मतलब क्या देख रहे हैं, जो इंग्लिश में मैं बता रही हूँ आपको, water absorbing organs of the plant. So the roots are differentiated into the following regions. First is a root cap or calyptra, जो कि अपन ने हिंदी में डिस्कस किया। First is a root cap or calyptra. So what is root cap? It is a multicellular white colored cap-like structure that lies at the tip of the root. It is essential, means root cap is essential for perceiving the force of gravity, and the root cap or calyptra protects the growing point from friction of the soil particles. Next अपन ने देखा meristematic region or growing point. So the meristematic region lies just behind the root cap, which also covers it terminally, and this meristematic region is about 1 millimeter in length, and the meristematic region consists of small, compactly arranged, thin-walled, isodiametric cells having conspicuous protoplasts. The region adds new cells to the root cap. Next is the region of elongation. So the region of elongation lies behind the growing point and is only a few millimeters in length. The region of elongation consists of cells which are actively elongating and partially differentiating. Next is the root hair zone. So the differentiation of the tissues is completed in this zone, and the root hair zone is about 4 to 6 centimeters in length. And here in the root hair zone, the xylem and phloem become fully developed. This root hair zone is most important for the absorption of water from the soil. Then is the region of mature cells. So beyond the root hair zone, the rest of the root consists of the mature cells. तो एक स्लाइड और शेयर कर देती हूँ, एक मिनट आपके साथ। हाँ, ये वाली स्लाइड देखना जो अपन कर रहे थे। तो अपन ने कहाँ तक कर लिया था, सुनीता चौधरी भी आई है अभी, रूट हेयर जोन तक कर लिया था अपन ने। मतलब अब बता रहे हैं मूल रोम का निर्माण एपिब्लेमा कोशिका के दीर्घीकरण से होता है। तो मूल रोम 0.05 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर लंबाई तथा 10 माइक्रोन मीटर व्यास के होते हैं। तो प्रत्येक रूट हेयर में एक केंद्रीय रिक्तिका तथा परिधीय कोशिका द्रव्य में केंद्रक स्थित होता है। इसकी भित्ति पारगम्य होती है और मूल रूट हेयर जल अवशोषण का प्रमुख स्थल होता है तथा प्रत्येक पादप में रूट हेयर या इनका कुल क्षेत्रफल हजारों वर्ग फीट होता है। तो प्रत्येक मूल रोम मृदा कणों के
संपर्क में होता है, जिससे इनके चारों ओर फिल्म के रूप में उपस्थित जल को ये आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं पाथ ऑफ वाटर इन द रूट। जड़ में जल का मार्ग, जड़ में जल का मार्ग, पाथ ऑफ वाटर इन द रूट। तो अपन देखते हैं जड़ों में जल मूल रोम की भित्ति अथवा एपिडर्मल कोशिकाओं की भित्ति से प्रवेश करता है। इन कोशिकाओं से जल वल्कुट की पतली भित्ति की कोशिकाओं से होता हुआ एंडोडर्मिस तक पहुंचता है। तो अपन देख रहे हैं बेटा, जड़ों में जल रूट हेयर की भित्ति अथवा एपिडर्मल कोशिकाओं की भित्ति से प्रवेश करता है और इन कोशिकाओं से, किन कोशिकाओं से? एपिडर्मल सेल से जल कॉर्टेक्स की पतली भित्ति की कोशिकाओं से होता हुआ एंडोडर्मिस तक पहुंचता है और एंडोडर्मिस सेल्स, एंडोडर्मिस कोशिकाओं की अरीय व अनुप्रस्थ भित्तियों पर स्थूलन उपस्थित होते हैं, जिन्हें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन पट्टियां कहते हैं। ये पट्टियां जल के प्रवेश को अवरुद्ध करती है, परंतु कुछ कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त होती हैं, जिन्हें मार्ग कोशिकाएं, पैसेज सेल्स कहते हैं। तो मार्ग कोशिकाओं से होकर जल परिरंभ व अंततः जाइलम में प्रवेश करता है। इस प्रकार मृदा से जल के जाइलम तक जल का मार्ग निम्न अनुसार होता है। तो देखो जल का मार्ग कैसे है? मृदा जल है, मृदा जल पहले मूल रोम में प्रवेश करता है, उसके बाद एपिडर्मल सेल्स एपिब्लेमा में जाता है और एपिब्लेमा में से जल वल्कुट की कोशिकाओं में प्रवेश करता है और वल्कुट की कोशिकाओं से मार्ग कोशिकाएं एंडोडर्मिस में जाता है, एंडोडर्मिस से जल परिरंभ में प्रवेश करता है और परिरंभ से जल अंत में जाइलम में प्रवेश करता है। तो ये अपन ने आज देखा इसके बारे में, ठीक है। और जो नेक्स्ट इसमें बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिफरेंट बुक लेंगे अपन, ठीक है। हाँ बेटा अभी एंड करते हैं, 5 मिनट बाद मिल जाएगी। फिर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। पिंकी चौधरी, सुरंजना, प्रिया, हाँ सुनीता, सृष्टि, हाँ बेटा बोलो। निकिता, कोई मैम मेरी प्रेजेंट लगा दी क्या? कौन बोल रही? सुरंजना बोल रही है क्या? सुरंजना, प्रिया? मैम सृष्टि। हाँ सृष्टि लगा दी बेटा। आप तो दिख ही रहे हो, सृष्टि गोयल, निकिता चौधरी, पिंकी चौधरी, सुरंजना वर्मा, तस्लीम, प्रिया राठौर, सुनीता चौधरी। अच्छा आपकी स्क्रीन पे सब दिखाई देते हैं क्या बेटा? जैसे आप सुन रहे हो तो और बच्चे भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं? मतलब जो आप लैपटॉप से ले रहे हो या मोबाइल से, सारे बच्चे आपको भी दिखाई देते हैं? यस मैम। है ना? तो ठीक है बेटा, हो रही है इस पे। तो सृष्टि फिर मिल लेते हैं अपन, अभी 43 हुए हैं ना।